Hello students, welcome to one more lecture of super fast revision plus important questions for class 10th। 3 चैप्टर्स का रिवीजन मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट रिवीजन विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर ये लेक्चर्स आपको थोड़े से भी बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ शेयर देम विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से कर लीजिए, ठीक है भाई। अब एक बात का आपने ध्यान रखना, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन चैप्टर करा दीजिए, तो पहले मेरी कोशिश यही है। अब ये वाला चैप्टर भी बेटा हमारा 7 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, सेम एज चैप्टर नंबर 3। तो ये भी हमारा 7 मार्क्स का आता है। 1 मार्क के क्वेश्चंस की मैं बात बता दूं, मैं बार बार हर लेक्चर में बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस सुन लीजिए, मार्क्स वाइज और चैप्टर वाइज। मार्क्स वाइज का मतलब पहले मैंने सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन कराए हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ मान लो, तो पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया, उसके 1-1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के अलग अलग करा रखे। फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 लिया, उसके 1 मार्क के, 2 मार्क के, 4 के, 6 के, 5 के जो भी हैं वो करा रखे हैं। तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से आपको सारे तो ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। और बल्कि प्रीवियस ईयर के भी सिर्फ वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो डिलीटेड है, ठीक है, जो लास्ट ईयर डिलीटेड थे, अदरवाइज सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पर रिवीजन शुरू करा देती हूँ। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें दोनों साइड में कोई ना कोई टर्म हो, और द्विघात में जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे x² + 3x - 4 = 0, ये आ जाती है हमारी। तो भाई अब ये द्विघात है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो जनरल द्विघात समीकरण होता है वो ये होता है, ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसमें टोटली यही है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं बोथ साइड्स में, दोनों को फुल्ली सॉल्व करके आपने बताना है कि वो द्विघात है या नहीं, क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप एक बात का ध्यान रखो कि ये तो क्वाड्रेटिक है ही, अगर मैं 4 को हटा देती हूँ तो भी क्वाड्रेटिक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। 4 हटा दिया तो भी पावर तो 2 है, 3x को हटा दिया तो भी पावर तो 2 है, और ना 3x और ना 4 है तो भी पावर 2 है। ये सभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर x² की टर्म नहीं आती है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिल जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कहलाएगी। तो इसमें से 1 मार्क का ही कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर भी आप बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से या एग्जाम्पल में से करा देती हूँ। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि x × 2x + 3 = x² + 1। क्या ये द्विघात है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो सॉल्व कर लो भाई। x को 2x से मल्टीप्लाई करो, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ। तो 2x² में से x² गया, x² + 3x - 1। हाँ, ये द्विघात समीकरण है, बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है। अब एक और देखो इसी के साथ फटाफट से, ये ना रहे आपको कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन मैम ने नहीं कराया। x + 2 ³ = x³ - 4। लेफ्ट साइड खोलो, a³ + b³ + 3ab × a + b = x³ - 4। अब ध्यान दो बेटा, x³ से x³ कैंसिल हो गया और हमारे पास केवल x² की टर्म बचेगी। देख लो, 3 और 2 6, x से करोगे 6x², 3 दूनी 6, x को 2 से करोगे 12x, और ये 4 इधर आएगा = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दिखने में क्वाड्रेटिक होती है लेकिन दोनों तरफ से x² की टर्म कट जाएगी। अगर किसी इक्वेशन में x² की टर्म नहीं है, हाईएस्ट भाई ये है, मान लो भाई ये है x³ + x + 5, तो इसमें x² की टर्म नहीं है लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात वाली हमारी इक्वेशन है। तो सबसे हाईएस्ट पावर x² होनी चाहिए, तो वो हमारा द्विघात समीकरण
बन जाएगा। ये है एक्सरसाइज 4.1। आप इसके कुछ क्वेश्चंस देख भी सकते हो, बाकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है 4.2 की मैं बात करती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 4.2। तो इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल बोल देते हैं, हल बोल देते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोल देते हैं। सुन रहे हो? द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, मूल कह लो, हल कह लो, जीरोज कह लो, रूट्स कह लो, ठीक है। द्विघात समीकरण का हल का क्या मतलब है भाई? ये द्विघात समीकरण मैंने लिख लिया x² - 5x + 6 = 0। अब ये क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो x की ऐसी दो वैल्यू होंगी जो इसको 0 बनाएंगी। x की ऐसी दो वैल्यू होंगी जो इसको 0 बनाएंगी। वो दो वैल्यूज़ हमने ढूंढनी है। कई तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल भी है, एक फैक्टराइजेशन भी है, एक कंप्लीटिंग द 3 मेथड आप यहाँ पर अब सीखने वाले हो इनके सॉल्यूशन के, जो कि तीनों मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोलूँ तो गुणनखंडन विधि। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द, मैंने दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरा है डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, जिसे हम हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। एक हिट एंड ट्रायल का भी होता है बट वो इतना काम नहीं आएगा। तो ये तीनों सीखेंगे। तीनों में से जो गुणनखंडन है, फैक्टराइजेशन है, वो आप 8th तक 9th तक भी कर चुके हो। अब हमें x की ऐसी दो वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर पुट करूँ तो 0 आ जाए। इसके लिए हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, इसकी कंपैरिजन अगर आप इससे करोगे bx + c = 0 से, तो x² के आगे 1 है तो a 1 हो जाएगा, x के आगे -5 है तो b -5 हो जाएगा और c 6 हो जाएगा। आपने हमेशा मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है। मुझे 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ती हूँ या घटाती हूँ तो मेरे पास 5 आना चाहिए। वैसे तो माइनस का 5, लेकिन आप माइनस को भूल जाओ। मान लो कुछ बच्चों को दिक्कत है, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ सिंपली आप 5 को याद रखो। भाई 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ो या घटाओ तो 5 आए और मल्टीप्लाई करो तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 आए। तो उसके लिए तुम क्या करो, 6 का फैक्टराइजेशन कर लो। अब 6 के दो तरह के गुणनखंड होते हैं, 6 एकम 6 और 2 तिया 6, ठीक है। 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आएगा, 6 को 1 से करोगे 6, 2 तिया 6 और 2 को 3 से करोगे तो 5। तो हम यहाँ पर इसका फैक्टर लेने वाले हैं 2,3। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने 6 और 1 क्यों नहीं लिया, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास -5 है। -5 होने के लिए मुझे माइनस का 6 और प्लस का 1 करना पड़ेगा। और जब मैं -6 और +1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा -6 आएगी प्रोडक्ट, जबकि मुझे 6 चाहिए। लेकिन अगर मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का 6 आएगा और दोनों को ऐड करूंगी तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर हम छोड़ देंगे, हम 2 और 3 को लेंगे। तो मिडल टर्म, अब ये भी मैं यहाँ से गायब कर रही हूँ, सीधा यहाँ चलती हूँ। x² - 5 को ब्रैकेट में रखा, 5 की जगह 2 + 3 x + 6 = 0। अलग अलग कर लो, 4 टर्म्स बन जाएंगी। -2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन, x - 2, इन दोनों में से 3 यहाँ है, 3 दूनी 6, ये भी 3 की टेबल में आता है तो यहाँ से भी 3 कॉमन। -3 × x - 2 = 0। इन क्वेश्चंस की एक खास पहचान होगी कि इन ब्रैकेट्स में जो ये दोनों टर्म्स है ना, ये आपको सेम मिलेंगी। तो इस फर्स्ट में से दो ही पद हैं, यहाँ 2 ही टर्म्स रह गई हैं, ये वाली माइनस में ये वाली। तो इन दोनों में से x - 2 को कॉमन ले लो। x - 2 बाहर आ गया तो इस पूरी टर्म में तो x बचता है और इस पूरी टर्म में से ये बाहर चला गया तो केवल 3 बचता है।
x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की प्रोडक्ट 0 है। जब दो नंबर a b की प्रोडक्ट 0 होती है तो या तो a 0 होना ज़रूरी है या b 0 होना ज़रूरी है। दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 आ ही नहीं सकती। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या होगा कि या तो x माइनस 2 0 है या x माइनस 3 0 है। 2 को राइट में ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू या तो 2 है या 3 है। तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 पुट करती हूँ तो 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वेयर 4, 5 दूनी 10 जमा 6, 6 प्लस 4 10, 10 में से 10 गया 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो जो नंबर किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो उसका सॉल्यूशन, हल, रूट, जीरो, मूल कहलाता है। इन सभी नामों का एक ही मतलब है। शून्यक भी बोल देते हैं इन्हें हम कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। जीरोज का मतलब शून्यक हो गया ना। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा था, लेकिन मैंने फुल डिटेल में ये मेथड आपको एक्सप्लेन किया है जो कि 4.2 का है। अगर इस मेथड के कोई क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं तो मैं उनको देखती हूँ। वैसे बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम में जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है सॉरी, तो वहाँ आपको ये नहीं कहा जाता कि आप किस मेथड से सॉल्व करो, भाई पूर्ण वर्ग से करो, डिस्क्रिमिनेंट से करो या फैक्टराइजेशन से करो। तो तीनों में से अगर किसी बच्चे को तीनों मेथड में दिक्कत है तो कोई एक मेथड, पूर्ण वर्ग का तो कभी आता भी था पहले, अगर पूर्ण वर्ग का तो आ गया तो वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी जैसे इस तरह का स्टेटमेंट सम दे रखा है तो आप उसको फैक्टराइजेशन या डिस्क्रिमिनेंट किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए फ्री हो। तो अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट ले सकते हो। बट जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा ये 4.2 का 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो ज्ञात करें। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो पकड़े जरा, एक तो धनात्मक का मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स में से होना चाहिए। और क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब अगर एक नंबर 2 है तो अगला नंबर 3 है, उससे एक ज़्यादा है। तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको कराती हूँ कि माना 2 धनात्मक क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक, एक दो क्वेश्चन में फुल मेथड से कराऊंगी, बाकी मैंने आपको बस डिटेल बतानी है कि दो पूर्णांक एक अगर x है तो अगला पूर्णांक x जमा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले सुन लो, वर्गों का योग यानी पहले का भी स्क्वायर करना है, दूसरे का भी स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और दोनों को ऐड करोगे तो 365। ये हो गया x का स्क्वायर। इसको खोलने के लिए आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत है। वो आइडेंटिटी है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2x1 यानी 2x इज इक्वल टू 365। देखो भी x स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में 2x है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 1 है, 365 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 365 में से 1 को माइनस करोगे 364। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान करो, 2 2 2 तीनों टर्म्स में 2 है तो हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से करोगे x स्क्वायर, इसको 2 से करोगे x, इसको 2 से करोगे 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बड़ा फेमिलियर सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके फैक्टर आपको मुझबानी याद होने चाहिए, बट लर्न कराने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने फैक्टराइज कैसे करना है। देखो भाई, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 182 है, मिडल टर्म 1 है और 1 के टुकड़े करने हैं। अब 1 के टुकड़े करने और उन्हें जोड़ो तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 के टुकड़े करने ऐसे करेंगे जिन्हें घटाओ तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो 182 इंटू 1 182 यानी 182 आ जाए। अब कुछ बच्चों को याद नहीं है तो वो क्या करो, 182 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 182, 2 9 जा 2 1 जा 3 पे जाएगा, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, 13 7 91,
7 और 13, तो 182 के टुकड़े हो जाएंगे 2 × 7 × 13। अब आपने क्या करना है, पहले पहला टुकड़ा और बाकी के 2 लेने हैं। ये है 2, ये है 13 7 91, 91 में से देखो इनकी सबकी गुणा 182 तो आ ही गई, इनको बस आगे पीछे घुमाना है भाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन गुणा 182 आ गई। लेकिन इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि उनको घटाने पे 1 आ जाए। तो पहला टुकड़ा तो 2 हो गए भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो ना 2 को यूं का यूं लिख लूँ और ये 91 लिख लूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 14 × 13 लिख लूँ। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, 2 × 7 × 13, इन दोनों को गुणा करके मैं 14 × 13 भी लिख सकती हूँ 182, और मैं 182 को 2 × 91 भी, 14 में से 13 गए तो 1 आ जाएगा, गुणा वही 182 आ रही है। तो मेरे जो फैक्टर्स बनेंगे वो 14 और 13 बनेंगे। तो आपने यहाँ लिखना है 1 की जगह 14 - 13 लेना है। वो समझ आया फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर मैंने अपलोड भी कर रखा है, 3rd चैप्टर भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने पता नहीं शुरू में देखे हैं या नहीं देखे हैं, और नेक्स्ट ईयर से 11th का करने के लिए भी अभी से जुड़े रहिएगा चैनल पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, x² + 14x + -13x और -182 = 0। इन दोनों को ले लो, x + 14, इन दोनों में से माइनस 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 कॉमन, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 कॉमन, 13x में से 13 कॉमन आया तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 182 को 13 से डिवाइड करोगे 14। पहले भी बता दिया था ये दोनों फैक्टर सेम रहेंगे, तो दोनों में से x = 14 को कॉमन ले लो, तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ माइनस का 13। इसको भी 0 कर दो, इसको भी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -14 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुक वाले ने कहा है कि पॉजिटिव आंसर चाहिए। और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। पहला नंबर 13 आया है तो दूसरा नंबर उसका कंसेक्यूटिव है, यानी कि x + 1 यानी कि 13 + 1 यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और अब एग्जामिनर का हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे 12th के प्री बोर्ड में इन्होंने बहुत छोटे बड़े बड़े क्वेश्चंस को 2 मार्क्स में डाला हुआ था, तो आपने हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। 2 नंबर में आ जाए थोड़ा शॉर्टकट ले लेना, फटाफट कर देना। अब इसका बिल्कुल डिटो इसी एक्सरसाइज का ना 3rd क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरी बात पे। 4.2 का 3rd क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का है, और ये भी ना 2018 में और 15 में आया है। ये बातें आपने नोट कर लेनी है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हैं उनकी पॉसिबिलिटी रहती है। क्या स्टेटमेंट है ये देखो भाई, ये 4.2 का 3rd, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 14 और 13 आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट है। 2 संख्याएं जिनका योग, भाई एक संख्या x मान ली, दूसरी y हम ले नहीं सकते लेकिन लेके देखते हैं, तो x + y 27 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 - x। कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई ये क्वेश्चन हमने 3rd चैप्टर में से है या 4th में से है। जब 2 नंबरों की गुणा दे रखी है ना, तो गुणा जब 2 नंबर x गुणा होंगे तो पावर 2 हो जाएगी और वो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, रैखिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें x और y की गुणा 182 दे रखी है, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 2 वेरिएबल में तो हमने अभी किया नहीं है, तो ये 27, भाई 2 वेरिएबल में हमने 3rd चैप्टर किया है रैखिक समीकरण, लेकिन ये रैखिक नहीं है, 1 और 1 2 हो गई ना पावर, तो रैखिक नहीं है ये। तो ये हो गया 182, इसको कर दो 27x - x² = 182, इसको उधर ले जाओ, x² - 20x + 182 = 0। हल कर लेना अपने आप, x - 14 x - 13 = 0। x की एक वैल्यू 13 आ जाएगी, एक वैल्यू 14 आ जाएगी। तो ये 4.2 में से 1-2 क्वेश्चन हैं जो आए हैं, 1-2 और देखती हूँ आए हुए हों तो। देखो बेटा 4.2 के जितने भी स्टेटमेंट्स हम हैं ना, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सबको करा देती हूँ। 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी ना 2012 में और 18 में 2 बार पूछा जा चुका है। अब इनके मैं डिटेल्स नहीं दूंगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई आधार से कम है, तो आधार को मैंने x सेंटीमीटर ले लिया। ऊंचाई बुक खोल लेना स्टेटमेंट के लिए, ऊंचाई आधार से 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गई। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल अदर 2 साइड्स। अरे 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण उल्टा लिख लो, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। आधार है x, लंब है x माइनस 7 का वर्ग और कर्ण है 13। एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो a स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर 49, 2x और 7 की गुणा आ जाएगी 14x, 13 का 169। एक्स स्क्वेयर हो गया भैया 2x स्क्वेयर, माइनस का हो गया 14x, ये 49 है, इधर आके 169 घटेगा, माइनस का 120, 2 2 2 तीनों में आ रहा है, ठीक कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर लेना, जमाया घटा करो तो 7 आए, गुणा करो तो 60 आए, 12 पंजे 60। सुन रहे हो मेरी बात को? 12 5 जा 50, 12 में से 5 गए 7 और 12 पंजे 60। तो इसके जो टुकड़े बनेंगे वो माइनस का 12x और प्लस का 5x। भाई 12 में से 5 गए, माइनस का 7 ही तो आएगा, और इसको यूं का यूं रख लेंगे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये तो 8th में भी आ चुके हैं। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 12, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन लोगे तो ये बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी, इसको 0 रखोगे x की वैल्यू माइनस 5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेस 12 आ जाएगा, 12 में से 7 कम करोगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो 6th क्वेश्चन है वो लॉन्ग में पूछा गया है, वो लॉन्ग में पूछा गया है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग या प्रत्येक बर्तन की कीमत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ ये मैं आपको। भाई किसी दिन क्या कह रहा है कि एक नग की कीमत, लागत, नग की लागत, नग माने एक बर्तन कह सकते हो, नग की जगह आप कह सकते हो कि एक बर्तन की जो खर्चा है उसको बनाने में जो लगा है, वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। एक दिन में मान लो x बर्तन बने, सुन रहे हो मेरी बात को? बस यही बात समझने की है कि उस दिन जितने बर्तन बने उसके दुगने से 3 ज़्यादा थी। मान लो किसी दिन 5 बर्तन बने तो खर्चा आ रहा है 5 के दुगने से 3 ज़्यादा यानी 13। 6 बर्तन बने तो खर्चा आ रहा है 6 के दुगने से 3 ज़्यादा यानी 15। 10 बर्तन बने तो 10 के दुगने से 3 ज़्यादा यानी 23। ये कह रहा है। तो ये कहता है कि यदि उस दिन का कुल खर्चा 90 रुपये था, ये खर्चा 90 रुपये था, तो उस दिन कितने बर्तन बने और एक बर्तन कितने का पड़ा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, बस उलझा रखा है। माना x बर्तन बने, ठीक है, माना x बर्तन बने तो एक बर्तन की जो लागत है, मेरी बात को सुन लेना, एक बर्तन की जो लागत है वो 2x जमा 3 हो जाएगी। x बर्तन बने हैं तो x बर्तन, ये एक बर्तन है, x बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, x ब्रैकेट 2x जमा 3। भाई एक बर्तन इतने का तो 2 बर्तन के लिए दुगुना, 3 के लिए तिगुना, तो x के लिए x गुना, और ये कितना दे रखा है 90। हल कर लो, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना। फैक्टराइजेशन ना आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। और इसी एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 में आया है, फर्स्ट का 3rd पार्ट, √2x स्क्वेयर। मैं सजेस्ट करूंगी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से करना, फिर भी मैं आपको फैक्टराइजेशन से बता रही हूँ।
7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, गुणा करो तो इन दोनों की गुणा आए। इन दोनों की गुणा क्या बनेगी, ये √2 है और ये 5 √2 है। √2 √4, 4 का वर्गमूल 2, 5 दूनी 10। 7 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करो तो 10 आए। 7 के 5 जमा 2, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा और 5 और 2 की गुणा 10 आएगी। तो इसको कर दो √2x² जमा 2x जमा 5x। ध्यान देना मेरी बात पर, 7 की जगह 2x, 7x की जगह 2x जमा 5x लिखा और फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रह जाती है। इन दोनों में से कॉमन लेना। अब एक बहुत छोटी सी बात 10वीं के हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि 2 का मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यानी 2 के अंदर √2 2 बार आता है। तो इन दोनों में से एक तो मैं √2 कॉमन ले लूँगी और एक x, तो यहाँ तो बच गया x। 2 में से एक √ बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा, x पहले ही बाहर चला गया है। इन दोनों में 5 कॉमन, ये 5 बाहर आ गया तो x + √2 = 0। x + √2 यहाँ है, x + √2 यहाँ है, दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा √2x + 5 = 0। एक बार इसको 0 रख दो भाई, नीचे दिख रहा है या नहीं आई कांट से कैमरा में, तो मैं अभी यहाँ आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ कि x + √2 को 0 रखना है और √2x + 5 को 0 रखना है। इसको उधर ले जाओ तो एक वैल्यू तो -√2 आ जाएगी। √2x 5 को उधर ले जाओ, फिर √2 को इधर ले जाओ तो x की एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैंने 4.2 मैक्सिमम कवर कर दी है प्रीवियस ईयर में। अब कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं तो उनको आप देख लेना। अब हम 4.3 पे चलेंगे जिसमें हमारे दोनों मेथड कवर हो जाते हैं। कौन कौन से, डिस्क्रिमिनेंट वाला भी और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला भी। अब हम देखेंगे बेटा सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें आपके 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको वो कराने जा रही हूँ। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज में से और भी देख सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। तो पहले हम ये वाला एग्जाम्पल अपना सॉल्व करते हैं। ये भी 2019 में आया है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें सबसे पहले आप क्या करो कि कांस्टेंट को ना राइट साइड में ले जाओ, ठीक है। स्टेप्स ध्यान रख लेना। 2x² - 5x, कांस्टेंट प्लस का था, राइट में जाके 0 - 3 माइनस का हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो आपका क्या बन जाना चाहिए, 1। अगर वो 1 नहीं है, गायब नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगा के उसको 1 करना है। तो 2 है तो 2 हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में मैंने यहीं कर दिया, तो 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी सेपरेट हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² - 5/2x और = -3/2। यूक्लिड कहता है कि बराबर में बराबर जोड़ सकते हैं, बराबर में बराबर घटा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ घटाऊंगी, दोनों तरफ जोड़ूंगी, दोनों तरफ। यहाँ भी मैंने दोनों तरफ 2 से भाग किया था। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा कि जो x का गुणांक होगा उसका आपने आधा करना है और उसके स्क्वायर को दोनों साइड्स में ऐड कर देना है। x के गुणांक का पॉजिटिव माइनस कुछ मत देखना, कोफिशिएंट है 5/2, आधा करने के लिए 1/2, उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25/16। तो 25/16 को यहाँ ऐड कर दो और 25/16 को राइट साइड में भी ऐड कर दो। अब ये जो टर्म है ना, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये पूर्ण वर्ग कैसे बन रही है थोड़ा सा ध्यान दो। ये स्टेप जरूरी नहीं है, मैं वैसे करके दिखा रही हूँ। ये x का होल स्क्वायर है, ये 5/4 का होल स्क्वायर है और 2 × x × 5/4। यहाँ मैं ले लेती हूँ 16 LCM, तो 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। थोड़ा ध्यान दो, x का स्क्वायर
5/4 का स्क्वायर, इसको मैंने 2 दूनी 4 कट जाएगा तो यही टर्म आ जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये किसी बच्चे को ना करना है छोड़ दो, आपने एक बात ध्यान रखनी है, पहला नंबर किसका स्क्वायर है, x का, ये किसका स्क्वायर है, 5/4 का। अगर तीनों टर्म पॉजिटिव है तो प्लस लगा देना, एक भी नेगेटिव है तो माइनस लगा के होल स्क्वायर कर दो। इसको खोल लेना, ये 1/16 आ गया। ठीक है, बहुत आसान पड़ता है ये वाला मेथड अगर समझ आ जाए तो। का होल स्क्वायर और 1/16 किसका होल स्क्वायर है, 1/4 का। दोनों तरफ जब आप अंडर रूट लोगे, ये 1/4 का भी होता है और माइनस 1/4 का भी होता है, तो सीधा 1/16 लिखो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। एक बार इस वैल्यू को, भाई प्लस माइनस क्यों, 1/4 का स्क्वायर भी 1/16, माइनस 1/4 का भी 1/16, तो x माइनस 5/4 को 1/4 के इक्वल कर दो, x माइनस 5/4 को माइनस 1/4 के इक्वल कर दो, 5/4 को उधर ले जाओ, 4 LCM आएगा तो 5 + 1 6/4 जो कि 3/2 हो जाएगा। 5/4 को उधर ले जाओ, नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर ऊपर वाला छेड़ते हैं, बस 5 में से 1 गया 4, 4/4 1, तो x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एक 3/2 आ जाएगी। ये 2019 का क्वेश्चन है और 2019 में एक और एग्जाम्पल आया हुआ है पूर्ण वर्ग का ही, उसको देखते हैं। ये है बेटा अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। 5x² - 6x - 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाओ तो ये प्लस का 2 हो गया। x² के कोफिशिएंट यानी 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 5 से 5 कट गया, x², 6 के नीचे 5 आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 2/5। अब जो भी x का कोफिशिएंट है 6/5 उसका हाफ करना है 1/2 और उसका फिर करना है स्क्वायर, तो 2 3 जा, ये बन गया 3/5 का स्क्वायर, ये बनेगा 9/25। तो दोनों तरफ 9/25 को ऐड कर दो। ठीक है भाई, यहाँ भी ऐड कर दो और यहाँ भी ऐड कर दो। तो इसको ध्यान से देखो, ये 3/5 का है, ये x का है, तो ये पूरा बन जाएगा। माइनस लगाना क्योंकि एक माइनस आया हुआ है, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी है। और यहाँ 25 LCM लोगे, 5 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 9 19/25 कंप्लीट नहीं आएगा ये। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। अगले स्टेप में दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अंडर रूट ले लेना है तो ये देखो, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, x माइनस 3/5 इधर प्लस माइनस लगाना है, 19 का अंडर रूट वो हो जाएगा, प्राइम नंबर है कंप्लीट नहीं होगा, 25 का 5 आ जाएगा। तो एक बार आपने x माइनस 3/5 को रूट 19/5 के इक्वल करना है, एक बार आपने माइनस रूट 19/5 के इक्वल करना है, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा रूट 19 प्लस 3/5 क्योंकि दोनों के नीचे 5 है, इसको इधर ले जाओ तो ये भी 3 माइनस रूट 19/5, ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अगर बुक में क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करो तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन अगर मेंशन है और फिर आपने कोई और मेथड लगा दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। ठीक है, तो 1% ऐसा है कि आ सकता है पूर्ण वर्ग से, वरना बहुत कम आता है पर्टिकुलर भाई मेंशन करके कि इसी मेथड से क्वेश्चन को करो। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड और देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड समझा देती हूँ, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, तो उसको हमने x² के कोफिशिएंट को a लेना है, उसमें x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c लेना है। न्यूमेरिकल में होगी तो वहाँ से आपने abc निकाल लेने हैं अलग से। उसके बाद सबसे पहले हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। इस पर हमारा सारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है, जिससे अभी मैं इससे ना 4.3 और 4 दोनों कवर हो जाएंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 4.3 और 4.4 दोनों को यहाँ कवर करके फिर न्यूमेरिकल्स लूँगी मैं। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा और ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा। सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा वो हमने देखना है। ठीक है,
तो ये हमारी इक्वेशन में से हमने b² - 4ac निकालना है। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होगा डायरेक्ट एक फॉर्मूला से निकल जाएगा, और वो फॉर्मूला देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकलता है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इसका डिटेल चाहिए कि ये कैसे भाई फॉर्मूला डेवलप हुआ, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होता है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला डेवलप करके यहाँ दिखाऊं, तो आपको याद रखना है -b + -b² - 4ac का अंडर रूट, और ये कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाय 2a। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि -b +- इसको मैंने d बोला है, इसको मैंने डिस्क्रिमिनेंट बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे -b + -d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट बाय 2a भी लिख सकते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आपको समझ आएगा, लेकिन अब आप मेरी एक बात पे ध्यान दो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो, मान लो ये 16 आ गई, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो d की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ मैं 16 रखूँगी भाई, b जमा घटा 16 का अंडर रूट बटे 2a, तो 16 का अंडर रूट 4 आएगा, तो यहाँ मेरा आंसर 4 आ जाएगा। तो जब मैं एक बार प्लस का साइन लूँगी तो मेरा आंसर -b + 4/2a आएगा, और एक बार मेरा आंसर ये आएगा, यानी दो अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, तो दो अलग अलग वास्तविक हल मुझे मिलने वाले हैं। इंग्लिश में कहूँ तो 2 डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, 2 डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस मुझे मिलने वाले हैं। अब मेरी बात सुन लो, अगर यही वैल्यू 0 आ जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो मैं यहाँ 0 रखूँगी, तो 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0। अब मैं -b में 0 जोड़ूंगी और -b में से 0 घटाऊंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। सुन लो ध्यान से भाई, ये हो गया -b जमा 0 बटे 2a, यानी -b/2a, और -b - 0/2a, तो भी -b/2a, तो दोनों सेम आ गए, ये तो दोनों सेम आ गए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दो समान वास्तविक हल हमें मिलेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2 इक्वल रियल सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे, x = -b/2a। बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं रिपीट कर दूंगी जब क्वेश्चन में आएगा। तीसरी चीज देखो, मेरी बात सुनो, हम जब ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो या तो ये 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, रियल नंबर की 3 ही कैटेगरी होती हैं भाई, 0 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से बड़ा ले लिया, 0 से छोटा ले लिया। अगर ये 0 से छोटा आ गया, मान लो -16 आ गया, अब मैं -16 को अगर अंडर रूट के अंदर रखती हूँ तो मेरे लिए इसका अंडर रूट निकालना ही पॉसिबल नहीं है। जब इसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा तो इस इक्वेशन का कोई हल भी नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इस कंडीशन में सिस्टम का कोई भी वास्तविक हल नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लेनी है, उसमें से ABC निकालना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा है तो इस फॉर्मूले से आपने सॉल्यूशन निकाल देना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। 0 से छोटा के क्वेश्चन आपको अलबत्त मिलेंगे नहीं, के वगैरह की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इसको नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ सीधा, और वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट सम है। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, अब मेरी बात सुन लो, ये है एग्जाम्पल नंबर 11 और ये आपका 2019 में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11 4.3 का 2019 में आया है। ऐसे दो क्रमागत मीन्स कॉन्जिक्यूटिव, विषम मीन्स ऑड, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। ऐसे हमने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी। 2 ऑड नंबर्स में ना 2 का गैप होता है। अगर पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा 3 है
तो दोनों में कितने का फर्क है? 2। तो पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x + 2, दोनों के वर्ग कर दो तो x का वर्ग जमा x जमा 2 का वर्ग, और कितना आ जाएगा? 290। x की 2 + x, इसको खोलो, a² + b² + 4ab 2ab, ये हो गया 2x² 4x, 4 में से 290 गए, माइनस का 286 = 0, 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो x² + 2x, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 = 0। अब या तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने में दिमाग लगाने की बजाय हम इसका कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a का मतलब है x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, c का मतलब -143। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो सीधा, b² - 4ac, b हो गया 2 का स्क्वायर, 4a हो गया 1, c हो गया -143, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 + 1 17, 1 4 1 जा 4 + 1 5, ये हो गया 576। अब आपने x की वैल्यू देखो, ये पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन मुझे मिलने वाले, इसको नोट कर लेना, अगली बार मैं इसको रब कर दूंगी। तो x की वैल्यू क्या है? -b + -d का √/2 है। भाई इसको d बोल लो या b² - 4ac बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको विविक्तर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -2, माइनस b की वैल्यू 2 है, इसकी 576 है, 576 24 का √ होता है, और a की वैल्यू 1 है। -2 जमा घटा 24/2, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार हम प्लस का साइन लगाएंगे, एक बार माइनस का। -2 जमा 24/2, और थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, -2 -24/2, ये तो हमने लेनी ही नहीं है क्योंकि -13 आएगा। हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक। तो 24 में से 2 गए 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो x की वैल्यू 11 आ गई। x की वैल्यू 11 आ गई तो अगला इंटीजर 11 से 2 ज़्यादा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब कुछ विविक्तर पर, इस पर डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड कुछ के वाले क्वेश्चन है, पहले उनको समझाती हूँ। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन वैसे 1 मार्क में आ चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हो, बट मैं फिर भी करा रही हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और ये कहता है कि k का मान ज्ञात करो यदि दोनों मूल बराबर हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ से आपने a निकालना है जो कि x² का कोफिशिएंट है 2, b निकालना है जो कि x का कोफिशिएंट है k, c निकालना है 3। अगर 2 रूट बराबर होते हैं तो d की वैल्यू हमेशा 0 होती है। d का मतलब b² - 4ac हमेशा 0 होता है। अगर ये 0 है तो ही इसके दोनों रूट इक्वल आएंगे। इसको हल कर लो। b की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो गया k² 4, a की जगह 2, c की जगह 3 = 0, 4 दूनी 8 3 24, k² -24 बराबर है 0, k² बराबर है 24, और k² का √ बराबर है 24 का √ और 24 का √ हो जाएगा 6 चौक 24, 4 6 24, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी ±2√6। अगर k की वैल्यू ±2√6 आती है तो हमारे दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसी तरह का ये तो 2018 का, ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ब्रैकेट खोल लो, kx² - 2kx + 6 = 0। ध्यान दो, a की जगह भी k है, b की जगह -2k है, और c के प्लेस पर 6 है। फिर वही से अगर रूट इक्वल है, एक जैसे 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर रूट बराबर है तो b² - 4ac 0 होना चाहिए। तो b² हो गया -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह k, c की जगह 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4k² और 4 6 24k। ध्यान देना, इन दोनों में से 4k कॉमन ले लो, यहाँ बच गया k -6 = 0। तो k की वैल्यू 0 और 6 आ जाएंगी, यहाँ से 6 आएगी, यहाँ से 0। इन 2 वैल्यूज़ के लिए हमारे रूट्स इक्वल आ जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब मैं कुछ स्टेटमेंट सम और आपको करवाने जा रही हूँ इस चैप्टर में से।
अब जो क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 2012 में और 2020 में पूछा गया है। बुक खोल लीजिए स्टेटमेंट देखने के लिए वीडियो को पॉज करके। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 years ago जो रहमान की उम्र थी उसका उल्टा, और 5 वर्ष बाद का उल्टा, और उन दोनों का जो योग है वो 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। माना, जैसा पूछे वैसा करते चलो। माना रहमान की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर्स। तो 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी होगी भाई? अब आप 10 के हो तो 3 साल पहले 7 के, यानी कम कर देना है। x माइनस 3 ईयर्स यानी कि x घटा 3 वर्ष, और 5 है भैया, 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु थी वो x जमा 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पकड़ना कि 3 साल पहले जो उसकी उम्र थी उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टा, बस यही चीज पकड़ने की है, यानी कि 1/x माइनस 3 और इसका उल्टा, दोनों मिलकर 1/3 के बराबर बन रहे हैं। जोड़ने पर x निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम ले लो, x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 कट गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 5 कट गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ये यहीं पे हल कर दूं, 2x, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ। और अब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ 3 इधर आएगा तो इन दोनों से गुणा आएगा, 3 दूनी 6 जमा 3 दूनी 6, और ये उधर जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। इनको सॉल्व करेंगे, ये सब हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। x को x से करो, x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये सारी कैलकुलेशन उधर कर लो, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट में है 6x प्लस 6, ये बन गया x स्क्वेयर, 5 में से 3 गए 2x घटा 15, सबको लेफ्ट में ले आओ। x स्क्वेयर 2 में से 6 गया, माइनस का 4x, 1 मिनट बेटा, 2 में से 6 गया, माइनस का 4x और घटा का 15 और घटा का 6 21, जीरो पहले से है तो x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो 7 या 21 और 7 में से 3 गए 4, तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट से करते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की माइनस 4 है, c की माइनस 21 है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले d को चेक कर लेना वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, कहीं हम खाम लगे रहे हैं ऐसे ही ना। -4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 21, 4 का स्क्वेयर हो गया 16, 21 चौके 84, 84 और 16 का जोड़ हो गया 100 जो कि 0 से बड़ा है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा -b प्लस माइनस d का अंडर रूट बाई 2a माइनस b कितना था -4, एक माइनस पहले से है, प्लस का हो गया। d की वैल्यू कितनी है 100 का अंडर रूट करोगे 10, 2a की वैल्यू 1 है, ये बनेगा 4 जमा 10/2, 4 माइनस 10/2, 2 और 4 14, 14 को 2 से भाग करोगे x की वैल्यू 7 आएगी, -6/2 -3 आएगी। अब भाई रहमान की आयु नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटाऊँ। तो अभी रहमान 7 साल का है, तो 3 साल पहले कितने का था 4 का, 5 साल बाद 12 का, 1/4 जमा 1/12 को जोड़ो, 4 3 12, 3 एकम 3 जमा 1, 4/12 1/3, बिल्कुल सही आ रहा है। 3 साल पहले का व्युत्क्रम, 5 साल बाद का व्युत्क्रम 1/3 आ रहा है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको रेलगाड़ी के और चाल के बताने जा रही हूँ। ये वाला 2017 में आया है। 4.3 का 10th क्वेश्चन है बेटा, 4.3 का 10th क्वेश्चन है। सुन लो मेरी बात, 2000 कितने में बताया मैंने, 17 में, एम आई राइट, 2017 में। मैसूर और बेंगलोर, इसकी जगह आ सकता है 2 स्टेशनों के बीच
132 किलोमीटर की यात्रा करने में। ये पहला स्टेशन है ए, ये दूसरा स्टेशन है बी। इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। और एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। भाई एक्सप्रेस तेज चलेगी, जल्दी पहुंचेगी, सवारी धीरे चलेगी, कम समय में पहुंचेगी। बात को लिख लिया करो। जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको जो एक्सप्रेस आना था उसका जो टाइम है वो पैसेंजर गाड़ी से 1 घंटा कम है टाइम से। और बीच में कहाँ रुकी वो नहीं देखना। यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। बुक अपनी सामने रख लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 10। माना सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड, सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब ये 4 नंबर में आ जाए तो आपने पूरा लिखना है। x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो एक्सप्रेस है उसकी जो चाल है वो इससे 11 ज़्यादा है, तो x जमा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मतलब हो गई स्पीड दोनों की, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। अब टाइम देखेंगे दोनों का। ये हो गई दोनों गाड़ियों की चाल और ये हो गई डिस्टेंस। अब हम पहले दोनों का ना टाइम निकालेंगे। और टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप ले लो भाई सवारी गाड़ी का समय। भाई सवारी गाड़ी को कितना समय लगा, तो सवारी गाड़ी का समय मान लो t1 है, तो वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो 132 है, स्पीड कितनी है x। और जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी को जो समय लग रहा है उसको अगर मैं t2 कह दूं तो वो भी डिस्टेंस बाय स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस उसकी 132 है, स्पीड कितनी है x + 11। अब बात को समझना, ये सवारी गाड़ी का समय है जो उसको लगा वहाँ तक पहुँचने में एक स्टेशन से दूसरे में। ये एक्सप्रेस गाड़ी का टाइम है। और एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है, मीन्स ये टाइम ज़्यादा है और ये कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 1 आवर का। यानी कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 132/x + 11 तो मेरा आंसर आ जाता है 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एलसीएम ले लेंगे हम इधर, ये x और x + 11। बल्कि ऐसा करो 132 को आप चाहो तो राइट में भी ले जा सकते हो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 132 × x + 11। 132 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से कॉमन लेके इधर ले जा रही हूँ, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। दो स्टेप में करना, ये मैंने एक स्टेप में किया है, आपने इसको 2 स्टेप में करना है। 132 को उधर ले जाना है। x + 11 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -x। गॉट इट। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 11/x को x से करो x² + 11x 1/132। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 132 को इधर ले जाओ, 11 × 132 और इसको उधर ले जाओ, x² + 11x, सबको राइट में ले जाओ। x² + 11x -2, 5, 4 और 1। जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो इसको लिखो 2, इन दोनों का सम लिखो, इन दोनों का सम लिखो और लास्ट वाले को लिख दो, = 0। ये हमारी आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको फैक्टराइज कर लो या डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिमिनेंट से करने जा रही हूँ। -b + -b² - 4ac √ डिवाइडेड बाय 2a। भाई b की वैल्यू कितनी होगी, -11। b², ध्यान देना मैंने डिस्क्रिमिनेंट अलग से नहीं निकाला है, तो b² का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर -4a, और c की वैल्यू -1452 है, 1452 डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करना है, इसका आपने √ फाइंड करना है और फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी एंड वी विल गेट द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की हमारी स्पीड आ जाएगी। तो ये हो गया बेटा -11 + -√11 का हो गया 121
माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 को इससे करो 8, ये आ जाएगा, ठीक है 5808, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी -11, 8 और 1 9, 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने अंडर रूट निकालना है, वो आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो ये हो गया 8 8 64, 5 16, ये आप कर लेना 3 पे चला जाएगा मेरे ख्याल से, 3 पे नहीं जा रहा भैया, 5808 इंटू 121, 5929 है बेटा, ये 5929 है। अब कैलकुलेट करो इसको, ठीक है, ये है हमारा 5929, 7 7 49, 7 7 जा 49, 7 दूनी 14, 7 पे चला जाएगा, ठीक है 77 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट अपना सोल्व कर लेना। अगले स्टेप में ये आएगा 77, नेगेटिव वाली वैल्यू को आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी गाड़ी की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। और 77 में से 11 माइनस करेंगे तो 66 को 2 से डिवाइड करोगे तो 33 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी सवारी गाड़ी की, और दूसरी की उससे 11 ज़्यादा है तो 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और है इसी तरह का रेलगाड़ी का, उसको और देखते हैं, एक और देखते भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और वो बेटा जी 3 टाइम्स आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, 2017 में, 19 में और 20 में। और एक्सरसाइज 4.3 का फिर बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो पहले पीछे से शुरू कर लो, सबसे बुक सामने रख लेना भाई अपनी। सबसे पहले तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 360 बाय x। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब ये क्या कहता है कि अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड को बढ़ा दें, कितना 5, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना यहाँ, रेलगाड़ी की नई चाल x जमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस वही है 360 किलोमीटर, टाइम अब कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्वेश्चन को समझना है भाई, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कहता है कि स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम है वो पिछले टाइम से 1 घंटा कम है। ठीक है, ये बढ़ी हुई स्पीड है तो ये कम टाइम है। ठीक है, ये कम स्पीड थी तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसका और इसका डिफरेंस 1 आवर है। तो फिर से लिख दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में 360 को यहाँ ले जाना, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 360। एलसीएम ले दो लेफ्ट साइड में। तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये डिनोमिनेटर वाला, तो x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 360, दोनों कैंसिल। 5 बाय x को इधर करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x 1 बाय 360। इसको इधर ले जाओ, 36 5 180 होता है, ये हो जाएगा 1800 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। 1800 को राइट में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो 5 के अपने मिडल टर्म को स्प्लिट करके। इसके जो फैक्टर हमारे बन रहे हैं वो 45 और 40 बन रहे हैं। अदरवाइज आप इसको
डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, तो मैं इसको फैक्टर से अब जल्दी से बता देती हूँ। 45x माइनस 40x, 45 4 जा 180 और ये आ जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 40 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फिर x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, जिसे हमने कंसीडर नहीं करना है क्योंकि कार की स्पीड, गाड़ी की स्पीड नेगेटिव नहीं होती। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन और है जिनका मैं आपको केवल हिंट दे देती हूँ, बाकी आपका लगभग मैंने मेन सारा रिवीजन करा दिया है। अब हम दो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जिनका मैं केवल इक्वेशन बना के आपको दूंगी। 4.3 का 6th और 7th क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में 2017 और 19 में आए हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसका विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा मान लो x है तो विकर्ण x जमा 60 है। यदि बड़ी भुजा ये वाली छोटी से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि हमने क्या करना है, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आप छोटी भुजा को x मान लेना, बड़ी भुजा उससे 30 ज़्यादा है तो x जमा 30, विकर्ण उससे 60 ज़्यादा है तो x जमा 60। और अब ये कहता है भुजाएं ज्ञात करो, तो कुछ भी नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। विकर्ण का वर्ग यानी कि x जमा 60 का वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा x जमा 30 का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये ऐसे का ऐसा, ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सबको राइट में ले जाओ, 0। ध्यान देना भाई, एक्स स्क्वेयर 60 में से 120 गया, माइनस 60x, 3600 उधर जाके माइनस का होगा, 36 में से 9 गए तो 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये माइनस 2700, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और 90 और 30 इसके फैक्टर हो जाएंगे, मुँह जुबानी आ रहे हैं ये। 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा और 90 को 30 से गुणा करोगे तो 2700 आएगा और ये आपके टुकड़े बनेंगे तो x की वैल्यू 90 आएगी, ये 120 हो जाएगी और ये 150। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी 2017 और 19 में आया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सुन लो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है, ध्यान से सुनना भाई, और इन दोनों का जो अंतर है वो 180 है। और छोटी संख्या का जो वर्ग है, मान लो छोटी संख्या y है, तो जो y का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी x का 8 गुना है। ठीक है, अब बड़ी के वर्ग में से छोटी का वर्ग घटाओगे तो 180 आएगा। अब y स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू रख दो, x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। इसको जब तुम यहाँ लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा। और 10 8 नहीं, 10 और 8 तो नहीं होगा, इसके जो फैक्टर होंगे आपके 180 के फैक्टर कर लो ना भाई, जमा या घटा करो तो 8 आए और गुणा करो तो 180 आना चाहिए। तो 180 के फैक्टर आपको आने चाहिए फैक्टराइजेशन से अगर आपने करना है। तो 180 आपका आ गया 2 2 3 3 5, ये 4 बना और ये बना 45, तो ये तो बात बनेगी नहीं। 4 तिये 12 और 15, यस 12 और 15 भी नहीं बन रहा भाई, ये यहाँ से आएंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और ये पीछे के ये 2 10, 18 10 जा 18 धाई 180 और 18 में से 10 गए 8, तो इसके फैक्टर बनेंगे x घटा 18 और x जमा 10। x की एक वैल्यू 18 आएगी और एक वैल्यू माइनस 10 आएगी। नंबर ये देख लेना कि पॉजिटिव बोला है या नहीं बोला है। तो इसने ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा है
कि नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन y का स्क्वायर x का 8 गुना है। अगर x को नेगेटिव ले लोगे तो y का स्क्वायर भी नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू आपने लेनी नहीं है। x 18 आ जाएगा, x की वैल्यू को यहाँ रख देना, ठीक है। तो y का स्क्वायर आ जाएगा 8 गुना 18 यानी 144, तो y 12 आ जाएगा और x 18। तो बेटा ये था मेरी तरफ से आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। सारी डिटेल्स, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए, प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। और अगर लेक्चर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।